Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Indian Constitution के perspective से है. Students, Indian Constitution के adoption के 75 years complete हुए. आप देखिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के समय तो 26 नवंबर का जो डे है उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप से जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया गया. तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डे एंड 75 ईयर्स का कंप्लीशन के दौरान में पार्लियामेंट के वहाँ पे एक फंक्शन है उसको कैरी किया गया, जिसके अंदर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया प्रेसिडेंट मैम, वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा. स्टूडेंट्स, उसी एड्रेस के अंदर इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा बताया गया कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है वन काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है. आप देखिए कि जिसके अंदर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं उसका आपको मेंशन देखने के लिए मिलेगा. स्टूडेंट्स, अगर जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो काफ़ी बार आपने एक वर्ड को रीड किया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट उसका नेम दिया गया है. स्टूडेंट्स, लिविंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है समय का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में इसके अंदर जो चेंजेज हैं उसको कैरी आउट किया जाता है. आप देखिए कि जो 26 नवंबर 1949 के समय जब इसको अडॉप्ट किया गया था तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था इसके अंदर 8 शेड्यूल हुआ करते थे. टोटल आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हुआ करते थे. प्रेजेंट समय के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो भी आप देखिए कि इंक्रीज हुए हैं. और शेड्यूल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टोटल आपको प्रेजेंट समय में जो 12 शेड्यूल हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो आप देखिए कि समय का जिस तरीके का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में जो चेंजेज है उसके अंदर कैरी आउट किए जा सकते हैं. इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना करते हैं. आप देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस है गवर्नेंस के रिगार्डिंग, सभी का जो सोर्स ऑफ पावर है कि किस डोमेन के अंदर में उनके द्वारा वर्क है उसको कैरी आउट करना है, सभी का जो सोर्स ऑफ पावर है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही देखने के लिए मिलेगा. तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन था. स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में तो ऑलरेडी हम काफ़ी बार उसको डिस्कस कर चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को आप देखिए कि इसको अडोप्ट किया गया था और इसका जो कमेंसमेंट है वो आपको 26 जनवरी के समय देखने के लिए मिलेगा. क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि जिनका यहाँ पे अडोप्शन के साथ ही वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे. तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है एक तो सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से है. आज का हमारा जो ये न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर भी सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है. स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल लीडर का जो सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग में पेटिशन को कोर्ट के अंदर फाइल किया गया. तो स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप के अलावा इलेक्शन के जो प्रोविजन है, इलेक्शन के अलावा आप देखिए कि हमारे वहाँ पे जो पार्लियामेंट, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है उसके भी कुछ प्रोविजंस है, उनका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 26 नवंबर के साथ ही. सिटीजनशिप के बारे में रीड करते हैं तो पार्ट सेकंड के अंदर है, आर्टिकल 5 to 11 है. आप देखिए कि इलेक्शन के बारे में जब रीड करते हैं तो आर्टिकल 324 से लेकर आपको जो आर्टिकल्स का जो मेंशन है 324 है, 325 एंड 326 जो आर्टिकल्स हैं तो बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में है. इसी फंक्शन के एड्रेस के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको कैरी करना है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को. स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में आपने रीड किया होगा पॉलिटी के अंदर में. आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो जिनका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, किसी आर्टिकल के थ्रू उनको क्रिएट किया गया है. आप देखिए कि आर्टिकल के अंदर उनका मेंशन है. तो बेसिकली वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जिनका मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है. आप देखिए कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेंशन है. हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में आप देखिए आर्टिकल 324 है. स्टूडेंट्स, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन के पर्सपेक्टिव से. तो आप देखिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिकली आर्टिकल्स के अंदर में है. जब भी हम कैग के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी हमारे जो न्यू कैग हैं उनके द्वारा ओथ को कैरी किया गया. तो न्यू कैग कौन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपका होमवर्क है.
तो कैग का जो मेंशन है आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन किया गया है कि कैग का एक ऑफिस होना चाहिए जिनके द्वारा गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको आप देखिए कि ऑडिट उनके द्वारा कैरी किया जा सके। स्टूडेंट झारखंड के वहाँ पे इलेक्शन हुए तो आप देखिए कि झारखंड के जो न्यू सीएम हैं उनके द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनको ओथ सेरेमनी के अंदर इनवाइट किया गया है, उनके द्वारा ओथ सेरेमनी के अंदर इनवाइट किया गया। ओथ प्रोसेस किसके द्वारा कैरी किया जाता है? जो स्टेट के जो गवर्नर हुआ करते हैं उनके द्वारा ओथ प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नर के ही द्वारा जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का जो ओथ है उसको कैरी करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि मूडी नाम का एक जो रेटिंग एजेंसी है। अब आपको यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री का जो रेटिंग एजेंसी है वो भी यहाँ पे इन जो बेसिकली रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा दिया जाता है कंट्री का जो रेटिंग है। रेटिंग अगर यहाँ पे इम्प्रूव होता है किसी भी रेटिंग जो यहाँ पे ग्लोबल जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा, तो आप देखिए कि बेसिकली उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। हर एक कंट्री का डिमांड हुआ करता है कि उनका रेटिंग जो जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। इन्वेस्टमेंट के अलावा आप देखिए कि उन कंट्रीज को बेसिकली जो लोन्स हैं, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंस सेक्टर के अंदर में, उनसे जो लोन्स है उसका भी अवेलेबिलिटी इजीली आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, से श्रीलंका के जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है। जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया गया है तो उसके द्वारा मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस है उसके पर्सपेक्टिव से है। अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे प्रियम्बल के अंदर जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोशल जो वर्ड है, जो सेक्युलर जो वर्ड है, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इन वर्ड्स को कब ऐड किया गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्शन के समय क्या इन वर्ड्स को क्यों नहीं ऐड किया गया? क्या किसी कोई प्रोविजन भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इन वर्ड्स के पर्सपेक्टिव से? तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा बेसिकली प्रियम्बल के अंदर जो सोशलिज्म वर्ड है उसको नहीं ऐड किया गया, सेकुलरिज्म का जो वर्ड है उसको नहीं ऐड किया गया। और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, जिनको कि इमरजेंसी के एरा के समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उसके थ्रू जो प्रियम्बल का जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 1960s के समय एक केस आता है, बेरूबारी केस है। बेरूबारी केस के अंदर में आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, बेरूबारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सोर्स ऑफ पावर का जो उसको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो भी नहीं बताया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया बेरूबारी केस के अंदर में कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द सोर्स ऑफ द पावर, कि इंडिया का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके अंदर में सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे फिर आपको जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसके रिगार्डिंग में जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1973 के समय जब केशवानंदा भारती केस आता है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, तो आप देखिए उसको प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो माना गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो माना गया। और प्रियम्बल को आप देखिए कि उसके अंदर अमेंडमेंट है उसको भी कैरी किया जा सकता है, अमेंडमेंट है उसको भी यहाँ पे अलाउ किया गया। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर आया था इमरजेंसी के समय में। तो उस समय सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी का जो आप देखिए कि वर्ड है जिसको कि प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप देखिए कि सेकुलरिज्म का मीनिंग यही है कि जो यहाँ पे स्टेट के द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि सभी रिलीजन्स को इक्वल वे में ट्रीट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप देखिए कि जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के जो प्रोविजंस है, हर एक जो पर्सन है उसको रिलीजियस राइट है। हमारे यहाँ पे स्टेट का जो आप देखिए कि कुछ इंटरवेन भी है इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, उनके रिगार्डिंग में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसका रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडियन जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो डिफरेंट है? तो आप देखिए कि हमारा जो सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वधर्म समभाव के ऊपर वर्क किया करता है। एक फिलोसफी है सर्वधर्म समभाव कि जो सभी रिलीजन्स हैं उनको इक्वल वे के अंदर ट्रीट करना है।
आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरीके का जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप देखिए कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को सब्सिडी प्रोवाइड किया गया उनका रिलीजियस कोई यात्रा के रिगार्डिंग में, तो अदर जो कम्युनिटीज हैं उनको भी यहाँ पे जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये सर्वधर्म संभाव है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल वे के अंदर ट्रीट करना है गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे यहाँ पे जो धर्म निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट और रिलीजियस जो यहाँ पे जो चर्च है और स्टेट का जो आप देखिए कंप्लीटली जो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में, वो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स सेकुलरिज्म को आप देखिए कि एस आर बोम्मई केस है, 1994 के समय का एस आर बोम्मई केस है। एस आर बोम्मई केस के अंदर सेकुलरिज्म को आप देखिए कि यहाँ पे बेसिक फीचर है वो मान लिया गया था। सेकुलरिज्म को भी आप देखिए कि सोशलिज्म को भी बेसिक फीचर का जो पार्ट है वो माना गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेटिशन को रिजेक्ट करते हुए यही बताया गया कि बोथ वर्ड्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये आप देखिए कि सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म के बारे में है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल के अंदर जिनको ऐड किया गया। क्या स्टूडेंट्स प्रियम्बल प्रेजेंट समय के अंदर में क्या सोर्स ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या सोर्स ऑफ पावर है प्रियम्बल? और प्रियम्बल आप देखिए कि किसके ऊपर मेंशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जिसको प्रपोज किया गया था, जिसको कि आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो स्टूडेंट जो प्रियम्बल है हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो फिलोसफी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको सोर्स ऑफ पावर के बारे में बताना है, क्या प्रियम्बल हमारा सोर्स ऑफ पावर है, ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से हैं, महाराष्ट्र के वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद में आप देखिए कि पॉलिटिकल डिस्कशन है पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है उनका कि किसको यहाँ पे सीएम के रूप से आप देखिए कि अपॉइंट करवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, वहाँ पे आप देखिए कि जो लास्ट असेंबली है उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ, टेन्योर कंप्लीशन के साथ ही यहाँ पे जो सीएम है उनके द्वारा क्विट किया गया है, अपना जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर को सबमिट किया गया। गवर्नर के द्वारा आप देखिए कि उनको बताया गया है कि आज आप एज ए केयर टेकर सीएम के रूप से सर्व कर सकते हो कंटिन्यूस, जब तक न्यू सीएम पावर के अंदर नहीं आएंगे, जब तक आप देखिए कि कोई भी डिसीजन है कोई भी फाइल है आपको जो फॉर्मर सीएम है या आप देखिए उनको एज ए केयर टेकर सीएम के रूप से अपॉइंट किया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं होता है कैरी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उस समय उन्हीं के द्वारा जो डिसीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, आप देखिए कि वहाँ पे जो फॉर्मर है उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बेसिकली जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया उनके अरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। 2022 के समय आप देखिए कि उनको पावर से रिमूव कर दिया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनके अगेंस्ट में प्रपोज किया गया वहाँ के पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर में। और स्टूडेंट्स उसके बाद में आप देखिए कि उनको अरेस्ट किया गया है काफ़ी अदर केसेस के पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के वहाँ पे बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो भी विजिट के लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप देखें कि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो इमेज है वो अच्छा नहीं है, कंट्रीज़ के द्वारा विजिट नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है जो वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट वहाँ के लिए आए हैं, तो बेलारूस कहाँ पे सिचुएटेड है ये आप ज़रूर से देखना। बेलारूस क्या रसिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है, यूक्रेन के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है, ये आपको अपने एटलास के अंदर में आप इनको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पाकिस्तान के बारे में एक यहाँ पे फैक्ट को डिस्कस करें तो आप देखिए कि उनके किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा जो भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पावर के अंदर आए हैं उनके द्वारा टेन्योर है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। ये आप देखिए कि वहाँ पे एक प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है कि कोई भी पर्सन पावर के अंदर में आता है उसको जस्ट उनका टेन्योर कंप्लीशन से पहले ही आप देखिए कि रिमूव कर दिया जाएगा। उनका जो वहाँ पे मिलिट्री का जो डिक्टेटरशिप है उसके अंदर में आप देखिए कि मिलिट्री के द्वारा उनको पावर से रिमूव किया जाएगा। इस तरीके से आपको पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे जब इलेक्शंस हुए तो दो पार्टीज के अंदर में आप देखिए कि टू डिफरेंट फैक्शंस वो क्रिएट हुए थे, तो उसी के अंदर में एक फॉर्मर जो फैक्शन के जो लीडर हैं उनके द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है कि वोटर्स को उनका जो नेमिंग है उसको यूज करते हुए उनके जो भी फैक्शन के जो लीडर हैं उनके द्वारा उनका नेम को यूज किया गया इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, जब इसके रिगार्डिंग में कोई जजमेंट आएगा तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
आप देखिए कि जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न हमारे जो कोरामंडल कोस्ट के साथ में, वहाँ पे डिप्रेशन का जो सिचुएशन है, एक डीप डिप्रेशन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट साइक्लोनिक कंडीशंस वहाँ पे इंटेंसिफाइड हैं। आप देखिए कि वो जो विंड्स है उनका मूवमेंट आपको लैंड की तरफ, इंडिया का जो एक कराईकल का एरिया है, पुडुचेरी का एरिया है और श्रीलंका का जो एरिया है, वहाँ पे आपको एयर का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स एयर का जो प्रेशर है उसके अंदर डिसबैलेंस होने की वजह से इस तरीके से डिप्रेशन है वो क्रिएट होता है। आइए आप देखें कि हाई प्रेशर से जो यहाँ पे जो एयर है वो मूव करेगा लो प्रेशर एरिया के रिगार्डिंग में। तो अगर लो प्रेशर एरिया लैंड के परस्पेक्टिव से है तो आपको जो साइक्लोनिक कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। और भी आपको साइक्लोनिक कंडीशन के रिगार्डिंग में जो बेसिक फीचर्स हैं, कितना जो टेम्परेचर है वो रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का आप देखिए कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेवल होना चाहिए, तो ये आपको ह्यूमिडिटी लेवल किस तरीके से है, काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस है जिसके अंदर साइक्लोन्स के जो डेवलपमेंट के जो आप देखिए कि फेवरेबल कंडीशंस हुआ करती हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब भी आप रीड करते हो इन टॉपिक्स को। जो ज्योग्राफी के आपका एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है साइक्लोनिक कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि रोहिलखंड का जो एरिया है, रोहिलखंड आप देखिए एक ज्योग्राफिकल रीजन है जिसके अंदर आपको मुरादाबाद का एरिया है। मुरादाबाद के अलावा आप देखिए कि जो बरेली का एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये रोहिलखंड का ये पार्ट है। रामपुर का जो एरिया है, तो स्टूडेंट जो संबल है वो भी वहीं पे ही सिचुएटेड है जहाँ पे एक मॉस्क के अंदर में सर्वे के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। अगर हम इस मॉस्क के बारे में डिस्कस करें तो बाबर के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी किया गया। स्टूडेंट्स बाबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो बाबर आप देखिए कि कब आते हैं इंडिया के अंदर में, 1526 के अंदर इंडिया के अंदर आते हैं। किनको उनके द्वारा डिफीट किया गया था, लोधी डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते थे इब्राहिम लोधी, उनको पानीपत के वहाँ पे। और 1530 तक उनका जो टेन्योर है वो हुआ करता था बाबर का। उसके बाद में बाबर का डेथ होता है। बाबर का जो बुक है उसका नेम क्या है, बाबरनामा उस किताब का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है बाबरनामा? क्या बाबरनामा जो किताब है वो बाबर के द्वारा ही लिखी गई है कि क्या किसी अदर पर्सन के द्वारा लिखी गई है? आप देखिए कि रिसेंटली हमने राइनो के बारे में जब डिस्कस किया था, राइनो डे जो हम 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दौरान में भी हमने बाबरनामा को डिस्कस किया था कि बाबरनामा के अंदर में राइनो का जो प्रेजेंस है, पेशावर वैली का जो एरिया है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के, वहाँ पे राइनोज का प्रेजेंस हुआ करता था मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में। जो प्रेजेंट समय में आपको हिमालयन जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको राइनोज का प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स बाबर जब इंडिया के लिए आते हैं तो उनके द्वारा बैटल ऑफ पानीपत के अंदर उनका जीत होता है। उनके बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा 3 यहाँ पे जो मॉस्क हैं, 3 यहाँ पे जो मस्जिद है वो बनाई गई थी। एक तो आपको पानीपत के अंदर देखने के लिए मिलती है, पानीपत जो कहाँ पे है, प्रेजेंट समय में हरियाणा के अंदर है। और किस वजह से जाना जाता है पानीपत? पानीपत एक तो आप देखिए कि अपना टेक्सटाइल वर्क की वजह से, रिफाइनरी भी वहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको लोकेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी कि रिफाइनरी कहाँ पे सिचुएटेड है। पानीपत के अंदर है, मथुरा के अंदर है, ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे इंडिया का। नेक्स्ट आप देखिए कि पानीपत के बाद में अयोध्या के अंदर उनके द्वारा बनाया गया, जो कि आप देखिए कि अयोध्या के अंदर उसका जो डिमोलिशन आपको 6 दिसंबर 1992 के समय देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि एक संभल के अंदर बताया गया है, संभल के अंदर भी जो बाबर के ही द्वारा बताया गया था, पर कुछ कंट्रोवर्सी भी है यहाँ पे। कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा मेडिवल के समय जो तुगलक डायनेस्टी है उसके रूलर्स के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके अलावा आप देखिए कि जो संभल के अंदर जो मॉस्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाबर के एक जनरल हुआ करते थे। बाबर के एक जनरल है मीर हिंदू बेग, मीर हिंदू बेग नाम से वो पर्सन है, मीर हिंदू बेग। तो आप देखिए कि ये बताया जाता है कि उन जनरल के द्वारा संभल का जो मॉस्क है उसको बनाया गया, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो बेसिकली आप देखिए कि ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कंट्रोवर्सी है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। 1528 के समय ये जो कंस्ट्रक्शन है संभल के वहाँ पे हुआ था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज है नॉर्वे के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि नॉर्वे के जो इंडिजीनियस कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिगार्डिंग में जो यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन रहा है स्टेट का, तो उसको अपोलोजाइज किया गया है नॉरियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पे जो इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज़ हैं, आप देखिए एक तो सेमी है, केविन है, फॉरेस्ट फिन पीपल्स हैं जो कि बेसिकली फॉरेस्ट के एरिया के अंदर रहा करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो यहाँ पे सेमी है या सामी है, एक आप देखिए कि केवेन है, केवेन है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो फिन का एरिया है, फॉरेस्ट
जो फिन का एरिया है, यहाँ पे ये कम्युनिटीज रहा करती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनका जो असेमिलेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में अपोलोजाइज है वो किया गया है नॉर्वे के द्वारा। सेमी पीपल के जो चिल्ड्रंस आप देखिए कि बोर्डिंग के लिए जो सेपमी का एरिया है जो कि प्रेजेंट समय में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया है, फिनलैंड है, नॉर्वे एंड स्वीडन का एरिया है, वहाँ पे उनके जो बच्चे हैं उनको सेंड कर दिया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्वे का जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए सपोज कीजिए नॉर्वे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए कि नॉर्वे सिचुएटेड है। नॉर्वे के साथ में जो एरिया जो शेयर करने वाला जो कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। उसका नाम क्या है स्टूडेंट? स्वीडन है। स्टूडेंट्स यहाँ से भी आप देखिए कि नॉर्वे के साथ में एक कंट्री है वो एरिया शेयर करता है, उस कंट्री का नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनलैंड। का नाम है फिनलैंड है। ये आप देखिए कि नॉर्वे है। नॉर्वे का जो कैपिटल सिटी है वो है ओस्लो। ओस्लो के अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ को हम डिस्कस करते हैं, तो नोबेल का जो प्राइज़ है, जो पीस का जो प्राइज़ है वो कहाँ पे दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ के अंदर में जो पीस प्राइज़ है, नोबेल के अंदर में जो पीस प्राइज़ है, क्या वो स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं या ओस्लो के अंदर में दिया जाता है उसका सेरेमनी? तो ये आप ज़रूर से एक बार रीड करना। नोबेल प्राइज़ को जब हमने डिस्कस किया था तो इसके बारे में एक बार हमने डिस्कस किया था इसी के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स फिनलैंड के अलावा आप देखिए कि ये जो पार्ट है ये रसिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उसके साथ भी अपना एरिया शेयर करता है, यहाँ पे नॉर्वे है। तो ये जो वहाँ की कुछ कम्युनिटीज़ है जिनका असेमिलेशन का जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग में इन ग्रुप से जो अपोलोजाइज है वो किया गया है नॉर्वेन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स से नॉर्वे के एक नियर बाई एरियाज़ को हमने डिस्कस किया, वाटर बॉडीज़ को भी आप देखिए एक बार हम देख लेते हैं। तो जो नॉर्वे के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो सी का एरिया है इसको नॉर्वियन सी के नाम से जाना करते हैं, इसको नॉर्वियन सी के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके सदर्न पार्ट के अंदर में ये जो एरिया है इसको नॉर्थ सी के नाम से, इसको नॉर्थ सी के नाम से जाना करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरिया है जो साउथ वेस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रसिया के वहाँ पे, इसको क्या आप देखिए कि जो बेरेंट सी है उसके नाम से जाना करते हैं, बेरेंट सी का ही पार्ट हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि ईवीएम के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, ईवीएम के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चैलेंज किया गया उसको कहा गया है अगर ईवीएम के अंदर कोई टेम्पर होता है, जब आपका विक्ट्री होता है तो आप उसको टेम्पर नहीं मानते हो, बट आप देखिए कि जब आपका लॉस हुआ है इलेक्शन के अंदर में तो आपके द्वारा उसको ईवीएम का जो टेम्पर का जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे उसके रूप से चैलेंज किया गया। ईवीएम के बारे में आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो ईवीएम है फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था स्टूडेंट्स? 1982 के समय फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। कहाँ पे? केरल के वहाँ पे एक बाई इलेक्शन था, परूर नाम का एक एरिया है, परूर नाम का जो एरिया है वहाँ पे बाई इलेक्शन था, उस दौरान में 1982 के समय इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हुआ करता है, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है, जिसको कि रैंडम बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा काउंट भी किया जाता है। यहाँ पे जो ईवीएम का जो कंट्रोवर्सी है उसी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो वीवीपैट है वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है जो कि 2013 के समय नागालैंड के वहाँ पे उसको यूज किया गया था। 2013 के समय नागालैंड के वहाँ पे यूज किया गया था किसे? वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है, वीवीपैट है, जिसके अंदर आप जब वोट देते हो तो आपका जो जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है उसका सिंबल और उसका जो नेम है वो अपीयर होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ईवीएम के अंदर कितने वोट्स हैं उनको एक साथ आप देखिए कि काउंट यहाँ पे स्टोर किया जाता है, 500 के आसपास है, जो 2000 तक भी आप देखिए कि स्टोर किए जा सकते हैं ईवीएम के। वहाँ पे कितने पर्सन्स हैं बैलेट यूनिट के अंदर? आप देखिए कि 16 पर्सन्स का नेम आपको देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग नोटा। ये 16 पर्सन्स का आप देखिए कि बैलेट यूनिट के अंदर में एक ईवीएम के अंदर उनको काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट ईवीएम का जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इंपोर्ट की जाती है ईवीएम इंडिया के अंदर में किसी कंट्री से? तो आप देखिए कि ईवीएम इंपोर्ट नहीं की जाती है। ईवीएम का जो मैन्युफैक्चरिंग है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पीएसयू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन दोनों पीएसयूज के द्वारा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका जो सिटीजनशिप है उसको चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में, कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर डबल सिटीजनशिप नहीं है, और इंडियन सिटीजन ही इंडिया के अंदर इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। तो सिटीजनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 के अंदर है, आर्टिकल 11 के अंदर क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास में कंप्लीट पावर है, पार्लियामेंट के पास में कंप्लीट पावर है
यहाँ पे सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से। पर आप देखिए कि सिटीजनशिप को गेन करने के 5 तरीके हैं। ब्रांड उसका निमोनिक है, जिसके अंदर बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, आप देखिए कि एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है, और आप देखिए कि डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, 3 ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप उसको लॉस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में है। काफ़ी सारी जो ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिला है। क्यों ना हमारे यहाँ पे जो ऑर्गन डोनेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, जो डेथ के बाद में आप देखिए कि आईज है उनको डोनेट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स 1994 का एक एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है, जिसके अंदर जो क्लोज पर्सन है उसी के द्वारा कंसेंट का रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे आई बैंक के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया है कि आई बैंक को भी आप देखिए कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आई बैंक है उसको डेवलप किया जाए इंडिया के यहाँ पे। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक तो आपको ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आई बैंक है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, जो वेल वे में फंक्शनल हो, वेल वे में इंटीग्रेटेड हो। क्योंकि आप देखिए कि डेथ के कुछ समय तक ही जो ऑर्गन्स है उनको यूज़ किया जा सकता है। उनको यहाँ पे आप देखिए कि जो कंसेंट का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट तो यहाँ पे, सेकेंड आप देखिए कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड हुआ करता है जब तक उन ऑर्गन्स है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है बेटर वे के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया को आप देखिए कि एक प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर फ्रेमवर्क, सोशल अवेयरनेस, इन सभी का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई सी ट्रीटी के बारे में है। आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कि हाई सी ट्रीटी के नाम से जाना करते हैं। इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो हाई सी ट्रीटी है उसको साइन किया गया है। स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स ये हैं कि यूएन क्लोज के थ्रू आप देखिए कि जो डीप सी माइनिंग है उन सभी का अप्रूवल इसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ ओवरलैपिंग इश्यूज भी हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये एरिया हमारे अंडर में है। तो आप देखिए कि जो ओवरलैपिंग इश्यूज हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर भी कुछ ओवरलैपिंग इश्यूज है, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी है उसको क्रिएट कर सकता है आई सी का जो एरिया है जिसका ये ट्रीटी अभी एग्जिस्टेंस के अंदर आया। नंबर ऑफ कंट्रीज आप देखिए कि उनके द्वारा साइन तो किया गया है, बट रेटिफिकेशन आपको ओनली 14 कंट्रीज के द्वारा किया गया है प्रेजेंट समय में इस ट्रीटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनजीटी के द्वारा ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे वाटर बॉडीज या ग्लेशियर एरियाज के वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ डायरेक्शंस है उसको इशू किया गया कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का जो सिचुएशन है उसको किस तरीके से रोकना है उसके बारे में। हमारे एविएशन सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं कि जो जो ट्रेवलर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि कुछ कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया, कुछ इस तरीके का अनडिग्निफाइड वे के अंदर में उनके द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ को कैरी किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस है डीजीसीए के द्वारा उनको इशू किया गया है, प्रेस गाइडलाइंस, जो लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट्स मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है। एग का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ये सेंटर के द्वारा अपने डाटाज के अंदर बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रसिया के अंदर एक जर्नलिस्ट है उनको जेल किया गया है किसी फॉरेन कंट्री के साथ में उनका इंगेजमेंट होने की वजह से। हांगकांग के वहाँ पे जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनकी रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ मेंशन है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके जो एक रिलीजियस लीडर हैं उनको अरेस्ट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। और स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि रसिया के द्वारा ड्रोन अटैक को किस तरीके से कैरी किया गया उसके बारे में। सीज फायर के पर्सपेक्टिव से है, और जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट हैं उनके रिगार्डिंग में न्यू टैरिफ है मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना की रिगार्डिंग में, तो उसका यहाँ पे डिस्कशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।